क्या आप पूरी तरह से खो गए हैं? आपके पास पैर गिरने की चोट है, आप पैर नहीं उठा पा रहे हैं, आप ठोकर खा रहे हैं और नहीं जानते कि क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यह कुछ मिनटों का वीडियो इस रास्ते और आपकी यात्रा को सिंड्रोम ऑफ ड्रॉप फुट के सबसे अच्छे इलाज की ओर छोटा कर सकता है। अगर आप यहां हैं, आप शायद 3 मुख्य मरीजों में से एक हैं, जो वह है जिसने एक दिन से दूसरे दिन तक ताकत खोनी शुरू कर दी और नहीं जानता कि क्यों। क्या आपने घुटने की सर्जरी, कूल्हे की सर्जरी की है या कोई प्रक्रिया की है और फिर पैर की ताकत खो दी? या आपके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें कूल्हे की हड्डी टूट गई, घुटने की हड्डी टूट गई और फिर जब आपने उस दुर्घटना की सारी समस्या को हल कर लिया तो आपने देखा कि आपका पैर नीचे की ओर है और उठ नहीं रहा है। इन 3 मरीजों में जो समानता है वह यह है कि तीनों को इलाज की जरूरत है। अगर आप उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह बहुत फायदेमंद है और यह आपको इस सब से गुजरने में सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा हम 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव देंगे ताकि आप इस सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले, अगर आप वह मरीज हैं जिसने एक दिन से दूसरे दिन तक पैर की ताकत खोनी शुरू कर दी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका निदान हो। अधिकांश मामलों में यह फिबुलर नस का संपीड़न होता है, जो घुटने के चारों ओर से गुजरता है और जिससे आप यह ताकत खो देते हैं। अगर आपका कोई दुर्घटना नहीं हुई है, अगर आपने कोई सर्जरी नहीं करवाई है और आपने आंदोलन खोना शुरू कर दिया है, तो जाएं, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएं, जांच करानी होगी और कारण पता करना होगा। अगर आपने पहले ही ये जांच करवा ली है तो अब और कुछ नहीं किया जा सकता, या पहले ही कोई प्रक्रिया की गई है, आपका पैर गिर गया है, आप उन 2 अन्य मरीजों के समान हैं। जो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने सर्जरी करवाई है या जिनका कोई दुर्घटना हुई है। सबसे पहले और सुझाव 1, आपको किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इस निगरानी के लिए, इस गिरे हुए पैर के सिंड्रोम के उपचार के लिए? परिधीय नसों के विशेषज्ञ, जो मेरे मामले में है, और पैर और टखने के सर्जन, जो पैर और टखने की प्रक्रियाएं करते हैं और इस क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं। तो सुझाव 1, सही विशेषज्ञ की तलाश करें। मैं कैसे जानूंगा कि वह हड्डी रोग विशेषज्ञ अच्छा है? अगर मैं उसके पास गया और उसने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तब शुरू करने के लिए अगर डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है और आप ऐसे ही रहेंगे, तो शायद वह डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो किसी अन्य विशेषज्ञ की तलाश करें, क्योंकि आप उस चीज का इलाज नहीं कर सकते जिसमें आप विश्वास नहीं करते। तो अगर उस डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा तो वह अच्छा नहीं है, वह आपकी मदद नहीं करेगा। और विश्वास करें, अधिकांश मरीज जिनका मैंने इलाज किया, पैर की गिरती हुई स्थिति के सिंड्रोम का इलाज उन डॉक्टरों के पास गए जिन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। सर्जरी, इसे भूल जाओ, इस जानकारी को छोड़ दो। एक कान से अंदर जाने दो और दूसरे से बाहर, क्योंकि आप वास्तव में सुधार कर सकते हैं। कुछ संकेत जो आप समझ सकते हैं कि वह एक अच्छा डॉक्टर है निम्नलिखित हैं। उसने आपको एक ऑर्थोसिस के उपयोग की सिफारिश की, तो अगर उसने इस बात की चिंता की कि आप एक ऑर्थोसिस का उपयोग करें, तो संभवतः वह इस विषय को समझता है। अगर उसने आपको समझाया कि आप नीचे की ओर दबाने का व्यायाम नहीं कर सकते, पिंडली की मजबूती का भी, संभवतः वह गिरते हुए पैर के सिंड्रोम को समझता है और वह आपकी मदद कर रहा है। एक और बात, अगर उसने आपको एडी को खींचने के लिए कहा, तो वह भी समस्या को समझता है। अगर उसने आपको कहा कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, कि बस फिजियोथेरेपी करनी है, कि ऑर्थोसिस की जरूरत नहीं है, कि यही तरीका है, कोई जांच नहीं करवाई और कहा कि जीवन ऐसा ही है, तो वह नहीं समझता। दूसरे डॉक्टर की तलाश करें। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो समझता हो और आपकी फिजियोथेरेपी से लेकर चिकित्सा तक साथ दे। अगर आपने किसी डॉक्टर से सुना कि कुछ भी फायदा नहीं होगा या कोई बेतुकी बात जिससे उसने आपको निराश कर दिया, तो नीचे टिप्पणी करें ताकि अन्य मरीज भी समझ सकें कि यह सामान्य है, वे वास्तव में ऐसा कहते हैं और दुर्भाग्यवश हमें इसे नजरअंदाज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने एक डॉक्टर को पाया जिसने आपको पहले ही मार्गदर्शन दिया है। ओनर्थोसिस के उपयोग के बारे में उसने कुछ व्यायामों का मार्गदर्शन किया है, आपको बताया है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और परीक्षणों के लिए कहा है, और अब आप इस हिस्से के बारे में आश्वस्त हैं। अब हम पुनर्वास की ओर बढ़ते हैं, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की ओर। सिर्फ ऑनर्थोसिस का उपयोग करना और पैर के ठीक होने का इंतजार करना बेकार है। पैर एक दिन में ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन के लिए आपको हर एक आंदोलन को हासिल करना होगा, इसलिए एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आवश्यक है। इस मामले में मैं क्या सिफारिश करता हूं? फिजियोथेरेपिस्ट को या जहां वह सेवा देता है वहां कॉल करें और पूछें, फलाना, क्या आप गिरे हुए पैर की चोटों का इलाज करते हैं? क्या आपके पास इस स्थिति का कोई मरीज रहा है? अगर वह कहे कि हां,
तो एक अपॉइंटमेंट बुक करें, ये बहुत अच्छा है। अगर वह कहे कि नहीं तो तुरंत किसी और के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि शायद वह नहीं समझता। और एक फिजियोथेरेपिस्ट जो जानता है कि वह क्या कर रहा है, आपके अच्छे सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक मामला था, एक मरीज थी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी और उसका एकमात्र आंदोलन पैर को नीचे दबाने का था। और फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि वह समझता है और वह वहां गई, कई महीनों तक फिजियोथेरेपी की। इस फिजियोथेरेपी में वह उसे पैर दबाने के लिए, ताकत लगाने के लिए कहता था, वजन लगाता था, उसके पैर को नीचे खींचकर खींचता था और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। हाँ, उसका पैर इतना नीचे हो गया था कि मैं उसे हाथ से भी उठाने में सक्षम नहीं था। आपने उसका वीडियो मेरे चैनल पर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जो वह मरीज है जो पैर की नोक पर चलती थी। उठाने की ताकत की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास एड़ी नहीं थी जिससे वह पैर को ऊपर खींच सके। मुझे एडी को ढीला करने के लिए सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि उसने गलत फिजियोथेरेपी की थी। सोचिए, अगर उसने एडी का स्ट्रेचिंग किया होता, सही फिजियोथेरेपी की होती और उन सभी निर्देशों का पालन किया होता जो मैं यहां आपके लिए छोड़ता हूं, शुरुआत से ही उसने एक सर्जरी बचा ली होती, उसे 2 सर्जरी और उसके मामले में गोल्फ की जरूरत नहीं होती। इसलिए यह समझना कि डॉक्टर कौन है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, वे सही चीजें कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखेंगे उसके आधार पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आपको सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए इन आना जाना में न रहना पड़े। आपका मामला, तो हम पहली सलाह से गुजरे, अच्छे पेशेवर खोजें। अगर मैं आपसे इस तरह कह सकता, कौन सी सलाह? इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है नंबर 1, क्योंकि आप अच्छे पेशेवरों को पाएंगे और गलत चीजें नहीं करेंगे। गलत चीजें करने से आपको वापस आना पड़ता है ताकि आप उसे ठीक कर सकें, जो आपने किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। सलाह नंबर 2, अगर आप वह मरीज हैं जो सोचता है क्या यह अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर मैंने डॉक्टर थॉमस का वीडियो देखा और मैं वह सब करूंगा जो उन्होंने कहा, तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप गलत नहीं हैं, आपको एक विशेषज्ञ के साथ फॉलोअप करना चाहिए। अगर आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, उदाहरण के लिए आपके परीक्षणों में कहा गया है कि आपकी नस टूट गई है, अगर आपका पैर उठाने में कोई ताकत नहीं है, अगर आपने 2 से 3 महीने तक फिजियोथेरेपी की है और आपकी स्थिति वहीं की वहीं है, तो संभवतः आपको एक अधिक गंभीर चोट लगी है और आपको एक ऐसे उपचार की आवश्यकता है जो केवल ऑर्थोसिस और फिजियोथेरेपी का उपयोग नहीं है। सर्जरी को टालते मत रहिए। सर्जरी का उद्देश्य यह है कि आपको सुधार मिले, जो केवल फिजियोथेरेपी से नहीं मिलेगा। और जो मैं देखता हूं वह यह है कि मरीजों का एक दुर्घटना होती है, फिर वे एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो समझता नहीं है, जो कहता है कि कई महीनों तक फिजियोथेरेपी करें, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। और फिर वे गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं, एक समय आएगा जब यह ठीक हो जाएगा। 6 महीने हो गए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उठूंगा और मेरा पैर उठ रहा होगा। और फिर यह मरीज इंतजार करता है। फिर जब 1 साल हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वह वहीं का वहीं है, फिजियोथेरेपी पर जाने से थक चुका है, उसका पैसा भी खत्म हो गया क्योंकि उसने खर्च कर दिया, सब कुछ पुनर्वास के साथ। और फिर वह मदद की तलाश करता है और वह थक चुका है, उसे सर्जरी करानी पड़ती है, सर्जरी पर खर्च करना पड़ता है और वह इस गिरी हुई पैर की कहानी से तंग आ चुका है, तो वह इलाज छोड़ देता है। मैं आपको जो कहता हूं वह यह है कि इलाज को संक्षेप में लें। अगर आप देखते हैं कि आपकी चोट बहुत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा है कि शायद इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। यदि आप वह सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए और आप बेहतर होते हैं, आज आपके पास जो है उसका 30%, क्या आपके लिए पर्याप्त है कि आप संतुष्ट हो सकें, समुद्र तट पर चल सकें, सीढ़ी चढ़ सकें? क्या आप आज जो आपके पास है उसमें 30% सुधार होने पर ऑर्थोसिस का उपयोग छोड़ सकते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो शायद आपको सर्जरी की आवश्यकता है। इस उपचार को टालें नहीं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा और आपके परिणाम को बेहतर करेगा। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो हमारे पास नस की डीकम्प्रेशन सर्जरी और टेंडन ट्रांसफर सर्जरी होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं आक्रामक होती हैं, इन्हें सामान्य एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। यह सर्जिकल सेंटर में की जाती है और आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं। हालांकि नस की डीकम्प्रेशन केवल उस नस को प्रभावित करती है जो दबा हुआ है। वह मरीज जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, जिसने एक दिन से दूसरे दिन तक ताकत खोनी शुरू कर दी थी, वह इस सर्जरी के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार है, खासकर अगर उसकी स्थिति कुछ महीनों पहले शुरू हुई हो। अगर आपकी स्थिति अधिक गंभीर है, नस कट गई है या वह बहुत ज्यादा दब गई है, तो यह पहले से ही, अगर आपकी चोट को कई साल हो गए हैं, तो केवल डीकम्प्रेशन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मांसपेशी में पहले से ही महत्वपूर्ण एट्रोफी हो चुकी है और खुद को धोखा देने से भी कोई फायदा नहीं है। अरे मैं ये डीकम्प्रेशन करवा लूंगा और फिर अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं आगे चलकर टेंडन ट्रांसफर करवा लूंगा और फिर अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं टखने की आर्थ्रोडेसिस करवा लूंगा, जो वह सर्जरी है जिसमें स्क्रू लगाया जाता है।
तो आप इन सभी चरणों से गुजरने के लिए पहले फिजियो, फिर एक नस का डीकम्प्रेशन, फिर टेंडन ट्रांसफर, फिर एडी सिकुड़ गई, फिर मैं एडी को ढीला करूंगा, फिर आप टखने की आर्थ्रोडेसिस करेंगे के लिए कितना समय इंतजार करेंगे? जब आप देखते हैं तो आपने 3 साल की फिजियोथेरेपी की है, आपने 4 सर्जरी की है और बीच में हार मानने की संभावना बहुत अधिक है और आपका परिणाम खराब हो जाता है। इसलिए अगर चोट थोड़ी अधिक गंभीर है तो अधिक आक्रामक उपचार आपको जल्दी परिणाम तक ले जाता है और हार मानने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आपकी नस कट गई है, बहुत गंभीर तरीके से दब गई है और यह कई सालों से है, अगर आपकी नस कुचल गई है और आपके पैर में बहुत महत्वपूर्ण एट्रोफी है, तो केवल नस का डीकम्प्रेशन समय की बर्बादी हो सकता है। तत्काल टेंडन ट्रांसफर सर्जरी के लिए जाएं, क्योंकि यह आपको बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, तो आपको चोट लगी थी, आपने एक अच्छे विशेषज्ञ को ढूंढा, सही फिजियोथेरेपी की, यहां तक कि इस चैनल पर वीडियो भी हैं जो बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। गिरते हुए पैर सिंड्रोम के लिए शारीरिक व्यायाम के दौरान और फिर आपने सर्जरी करने का निर्णय लिया। आपने विशेषज्ञ के साथ प्रक्रिया की, आपको पता चला कि आपकी चोट गंभीर है, केवल नस को खोलने से काम नहीं चलेगा, टेंडन को भी स्थानांतरित करना पड़ेगा। और फिर आप अपने पैर में प्लास्टर के साथ पोस्ट ऑपरेटिव में हैं और आप सोचते हैं मेरा पैर सामान्य होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले पैर शायद ही कभी सामान्य होता है, ये एक कार की तरह है। यदि आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो आप उसे गोल्डन हैमर में ले जा सकते हैं, वह दरवाजे को ठीक करेगा, उसे सीधा करेगा, लेकिन आपकी कार को टक्कर लगी थी और उसका दरवाजा कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा आपने शोरूम से निकाला था। पैर भी वैसा ही है, अगर आपने अपने पैर को चोट पहुंचाई और सर्जरी की तो सामान्य स्थिति वापस नहीं आएगी। हालांकि आज आप जहां हैं, अपने घर में, आप बहुत सुधार कर सकते हैं, इतना कि आपको अब ऑर्थोसिस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, या यहां तक कि आप चल सकें और लोग यह भी न समझें कि आपको गिरा हुआ पैर सिंड्रोम था। इसलिए अपना इलाज करें। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह पहले जैसा 100% नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप आज की स्थिति से 8000% सुधार नहीं कर सकते। सर्जरी के बाद पुनर्वास को न भूलें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि यह सिर्फ प्लास्टर हटाना और तुरंत चलना नहीं है। आपको उस टेंडन का उपयोग करना सीखना होगा जिसे आपने स्थानांतरित किया है, तुम्हारे पास होना पड़ेगा। फिर से पैर उठाना सीखना होगा, जैसे कि आप फिर से बच्चे बन गए हों और आपको फिर से चलना सीखना हो। यह सब आपको बेहतर परिणाम और आपके गिरे हुए पैर की सिंड्रोम के बेहतर उपचार की ओर ले जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की? तो कुछ ही मिनटों ने आपके गिरे हुए पैर की सिंड्रोम के उपचार में बहुत बड़ा अंतर ला दिया, है ना? तो अगर आप और जानकारी चाहते हैं ताकि आप व्यायाम के बारे में सीख सकें, साइकिल चलाने के बारे में, जिम करने के बारे में, एक अच्छी ऑर्थोसिस का उपयोग कैसे करें, गिरे हुए पैर की सिंड्रोम के लिए डॉक्टरों का चयन कैसे करें, तो अपना लाइक दें और मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आने वाले महीनों में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे